फ्रेंड्स, टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और शाम और सुबह के 9 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी, रेनू जी, कविता जी। तो एक बार बताएंगे क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पॉलिटी का। देखो, पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू आज से। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है पार्ट, ठीक है ना? पार्ट वन मेकिंग की बात हो चुकी थी, है ना? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके थे? नहीं यार, मेकिंग कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मेकिंग कंप्लीट नहीं हुआ ना हमारा। कहाँ तक पढ़ा था हमने? मेकिंग कंप्लीट नहीं है भाई हमारा। नहीं, मेकिंग कंप्लीट नहीं है हमारा। मैंने शायद बोरोड प्रिंसिपल्स करा दिया जल्दी जल्दी में। मेकिंग कंप्लीट नहीं है हमारा। मेकिंग करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव तक किया था भाई हमने, है ना? हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 22 जनवरी 1947 तक ना, हाँ, कंप्लीट नहीं है फिर वो टॉपिक हमारा। मैंने तो जल्दी जल्दी में आपको लास्ट क्लास में बोरोड प्रिंसिपल्स करवा दिया। कोई बात नहीं, अभी करवा देता हूँ। ठीक, एक क्लास मिस होगी शायद बीच की। कोई बात नहीं, आज हो जाएगी। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लास, एक ही क्लास बची है उसकी, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका वो टॉपिक ना। जल्दी जल्दी में मैं भी भूल गया शायद। चलो कोई बात नहीं, आज हो जाएगा आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। देखो, आपको मैंने बताया था कहां तक की कहानी। सदस्य कहाँ से आए थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन कब हुआ था? ठीक है, संविधानिक सभा की पहली सभा के बारे में बात करी थी, दूसरी के बारे में बात करी थी, फिर तीसरी पे भी आए थे। ठीक है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, फिर 22 जनवरी तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? संवैधानिक सभा की पहली बैठक थी। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संवैधानिक सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और BN राव को सलाहकार बनाया गया था, और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और 13 दिसंबर को एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संवैधानिक सभा के लिए पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया हमारे संविधान मेकर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो था वो भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान बिकेम फ्री टू इंडिया। ठीक है, तो पाकिस्तान आजाद हुआ था, आप जानते हैं ये बात, 14 अगस्त को। अब क्या इस बात का फैसला 14 अगस्त को लिया गया था क्या? 14 अगस्त 1947 को तो नहीं। तो इस बात का फैसला लिया गया था, याद रखिएगा, 3 जून और 1947। तो 3 जून 1947 को याद रखिएगा, भारत में आया था माउंट बेटन प्लान। क्या आया था? माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन प्लान, ठीक है। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आया था भारत, या फिर इसे जून 3 प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से जून 3 प्लान, ठीक है, जून 3 योजना के नाम, ठीक है, माउंट बेटन प्लान को। अब माउंट बेटन जो थे, लॉर्ड माउंट बेटन, जो कि भारत के लास्ट वॉइस रॉय थे। क्या थे? भारत के लास्ट वॉइस रॉय थे, और फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है ना, फ्री इंडिया, आजाद भारत के। तो लॉर्ड माउंट बेटन को भेजा ही गया था भारत के 2 टुकड़े करवाने, ठीक है ना, इंग्लैंड की तरफ से। तो माउंट बेटन साहब आए, और 3 जून 1947 को इस प्लान के तहत फाइनली ये डिसाइड हो गया था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई एक अलग देश बने। ठीक है ना, पाकिस्तान नाम का भी एक अलग देश बनेगा। तो ये डिसाइड हो गया था 3 जून 1947।
कि पाकिस्तान नाम का भी एक अलग देश बने। ठीक है, तो जब ये चीज डिसाइडेड हुई 3 जून 1947 को कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनेगा। पाकिस्तान ये शब्द किसने दिया है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने ये शब्द दिया है पाकिस्तान। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली साहब ने ये शब्द दिया है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान जो शब्द है, दरअसल ये कोई शब्द नहीं था, ये एक मांग थी, ये एक डिमांड थी जो कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के सामने की थी। ठीक है ना, तो एक मांग थी जो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी थी, कुछ हिस्सों की मांग की गई और एक्सीडेंटली ये शब्द बना था क्या, पाकिस्तान। तो पी से डिमांड की गई थी पंजाब प्रांत, इसकी डिमांड की गई थी पंजाब। ठीक है ना, ए से डिमांड की गई थी अफगान प्रांत की। ठीक है, अफगान प्रांत की। ए से डिमांड की गई थी कश्मीर की। आई से डिमांड की गई थी इंडस की। ठीक है ना, एस से डिमांड की गई थी सिंध की। ठीक है ना, और तान से डिमांड की गई थी बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था, पाकिस्तान एक मांग थी जो एक्सीडेंटली किसमें बदल गई थी, शब्द में बदल गई। ठीक है ना, तो पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था, एक मांग थी जो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के नाम से मांगी थी। ये जगह सारी सारी, और इन्हीं पूरे प्रांत को, इस पूरे प्रांत को जो पाकिस्तान नाम की पूरी प्रांत है, इसे भारत का कहा गया नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस। नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, या नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी कह सकते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया इसे कंप्लीटली भारत की, उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, तो ये थी भारत की उत्तर पश्चिम प्रांत जिसकी मांग मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी के सामने रखी। ठीक है, और एक्सीडेंटली ये शब्द बना था क्या, पाकिस्तान। ठीक है, तो एक्सीडेंटली ये शब्द बना था पाकिस्तान। ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस। अब इस नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस से एक व्यक्ति निकल के आया था जिसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे शेर खान, बच्चा खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांतर गांधी, शेर खान, बच्चा खान या सीमांतर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, और ये वो शख्स था जिसने भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। और याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान, शेर खान या बच्चा खान इसी नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस से आया था, अफगानिस्तान से। इसने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, और ये पहला विदेशी था, याद रखिएगा, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है ना, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो पहला विदेशी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन था, तो फर्स्ट फॉरेनर, पहला विदेशी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे आप शेर खान, बच्चा खान या सीमांतर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सीमांतर गांधी। इसके अलावा याद रखिएगा, इतिहास में सिर्फ 3 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक क्या मिला है, भारत रत्न। भारतीयों को तो बहुतों को मिला है, लेकिन विदेशियों को 3 को मिला है। तो सबसे पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, कहां से, अफगानिस्तान से। ठीक है, दूसरी याद रखिएगा, दूसरी थी मदर टेरेसा, अल्बानिया से, मदर टेरेसा अल्बानिया से। और तीसरे थे नेल्सन मंडेला। गुड मॉर्निंग जी रीटा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और तीसरे थे नेल्सन मंडेला, अफ्रीका से, नेल्सन मंडेला, जो कि थे अफ्रीका से। ठीक है, तो आज तक 3 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
और पहले कौन थे? तो पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके ऊपर एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चंस आए, ठीक है ना, बहुत बार, कई बार। और मैं आपको बताऊं कि जिस दिन 3 जून 1947 को ये डिसाइड हुआ था कि भैया पाकिस्तान भारत से अलग होगा, उसी दिन मैं आपको बताऊं कि हमारी संविधानिक जो 389 मेंबर्स थे, उनमें से 90 लोग इस्तीफा देकर के भैया पाकिस्तान चले गए थे। और भारत की संवैधानिक सभा में बचे थे मात्र 299। कितने लोग बचे थे? 299। और मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल जैसे लोग, वो भी भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। अल्लामा इकबाल साहब जैसे लोग, जिन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वो भी हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चले गए थे। अब देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, संविधानिक सभा में सदस्यों की संख्या। तो ऑप्शन में हर बार क्या होता है कि 389, क्या होता है 389। लेकिन आप हमीरपुर बोर्ड का 2017 और 2018 का पेपर देखो उठा करके, सब इंस्पेक्टर HPSI पेपर उठाकर देखना 2018 HPSI का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि संवैधानिक सभा में सदस्यों की संख्या कितनी। ऑप्शन में 389 तो मौजूद ही नहीं था, ऑप्शन में था 300, 302, 304 और 306। बताओ क्या थे? ये 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन था कि संवैधानिक सभा में सदस्यों की संख्या बताइए। 389 हमेशा होता है 99% क्वेश्चंस में, लेकिन 1% ऐसा क्वेश्चन भी बनता। अब आप क्या टिक करोगे? तो सबने देखा कि 389 सबको याद था, उन्होंने कहा 389 के सबसे नजदीक कौन सा है? 306, ये उठा। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करोगे इस क्वेश्चन में, ये चारों ऑप्शन बहुत दूर है, चारों के चार बहुत दूर। अगर ऐसा होता ना 380, 370, 360, 350, तब तो आप लगा देते 380, चल जाता आपका काम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि जब संविधान बन रहा था ना, जब संविधान के प्रारूप प्रस्ताव पेश हो रहे थे, उस समय तो इतने लोग थे ही नहीं। 14 अगस्त को तो सब चले गए थे भारत से, और भारत में बचे थे मात्र 299 लोग संविधानिक सभा में। तो जब चुनाव हुआ था तब तो 389 मेंबर आए थे, कुछ मनोनीत होकर के, कुछ निर्वाचित होकर के, ठीक है। लेकिन जब जब 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया और फाइनली डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, तो इस दिन हुआ क्या? तो इस दिन 389 में से 90 लोग इस्तीफा देके चले गए। अब 299 के सबसे करीबी कौन सा है? तो 300। ये था आंसर, ठीक है। आंसर की में आंसर क्या था? 300, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो भी ध्यान रखते हैं, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर करना है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन संविधानिक सभा में सदस्यों की संख्या यहां से ना पूछ सकते, यहां से। और 299 के सबसे करीबी कौन था? तो 300, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप लोग 299 का उनको वो देंगे कि ऑप्शन में नहीं था, हमें इसका मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। वो कहेंगे नियर अबाउट आप लगा सकते थे इसमें, ठीक है, नियर अबाउट लगा सकते थे। क्योंकि जो लोग ये एग्जाम सेट करते हैं ना, उन्हें जनरली खुद ही कुछ नहीं पता होता, सच बात, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनेशन में इस तरह की गलतियां होती हैं, आंसर की गलत होती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही गलत होते हैं, लेकिन हमें उसका कोई बेनिफिट ज्यादा मिलता है। बेनिफिट तब मिलेगा जब हम हाई कोर्ट जाएंगे, है ना, उसके बाद चैलेंज करेंगे, वो लंबा प्रोसेस है ना, इतना कोई नहीं करता, ठीक है भाई। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी माउंट बेटन प्लान का। तो जल्दी से बताओ माउंट बेटन प्लान क्लियर है सभी लोगों को? फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब सभी को क्लियर है, तो अब ये था माउंट बेटन प्लान, ठीक है। तो इस दिन डिसाइड हो गया था कि भारत पाकिस्तान से फाइनली क्या होगा, और एक अलग देश बनेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए याद रखिए 28 अगस्त 28 ऑफ अगस्त 28 या 29 भी दी गई है, 28 या 29 अगस्त 1947 को बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहा जाता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, संविधान बनाने के लिए कमेटी की जरूरत जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है ना। प्रारूप समिति के सदस्यों का मुख्य काम था संविधान के प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है संविधान की रफ कॉपी। ठीक है ना। संविधान की रफ कॉपी, एकदम से तो संविधान क्लियर और एकदम पक्का कंफर्म तो नहीं हो सकता ना, बहस होगी, वोटिंग होगी, ये कानून सही है या नहीं है, हर एक कानून पर वोटिंग होगी। ठीक है, तो वो चीज। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया 28 अगस्त और 1947। ठीक है ना। जिसमें कितने मेंबर्स थे तो याद रखिएगा इस समिति में 7 मेंबर्स, 7 सदस्य थे। ठीक है। इस समिति में कितने मेंबर्स थे तो याद रखिएगा 7 मेंबर्स थे इस समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति 7 सदस्य। और इसके अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। इसके अलावा कई बार मेंबर्स वगैरह नाम आ जाते हैं। इसके और 6 सदस्य कौन थे तो देखिए जरा, के एम मुंशी ये मेंबर थे। ठीक है। इसके अलावा लिखिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट लिखिए एन गोपाल स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए बी एल मित्तल। ठीक है ना। और इसके बाद याद रखिएगा डीपी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान। और ये 2 मेंबर्स रिप्लेस किए गए। ठीक है ना, रिप्लेस किए गए। तो बी एल मित्तर की जगह आए थे रिप्लेस्ड बाय, याद रखिएगा माधव राव। माधव राव। ठीक है। और डीपी खेतान की जगह कौन आए थे तो टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है ना, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, ये 2 लोग रिप्लेस हो गए थे बाद में। बीएल मित्तर की जगह माधव राव आए थे और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, तो ये 7 सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इंक्लूडेड द चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का जनक माना, संविधान का जनक। ठीक है। देखो एक बात बताओ आप लोग, क्या बी आर अम्बेडकर ने अकेले संविधान बनाया? नहीं, संविधान भारत का संवैधानिक सभा के सदस्यों ने बनाया था। बी आर अम्बेडकर साहब ने अकेले संविधान को नहीं बनाया। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें फादर को कंसिडर किया है। तो इन्हें फादर इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि देखो मान लो हमारे संविधान मेकर ने संविधान लिख दिया, जैसे उन्होंने लिख दिया आर्टिकल 23 लिख दिया। क्या लिख दिया? आर्टिकल 23 लिख दिया। आर्टिकल 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में भैया मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। ठीक है ना, लिख दिया आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया है? फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे आप सभी। 23 में तो लिखा है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। 24 में क्या लिखा है? बताओगे 24 में क्या है? बाल श्रम का निषेध किया गया, बाल मजदूरी का। ठीक है ना। अब देखो इन इन एक कानून बना दिया आर्टिकल 23 आर्टिकल 24, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 23 में कहा मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का, यहाँ पे क्या लिखा है? बाल मजदूरी का निषेध। लेकिन जब तक कोई ठोस कानून ना हो इसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति मानव तस्करी करता पकड़ा गया या कोई व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता गया पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या होगा? कानून का तो कोई फायदा नहीं है ना, जब तक उस कानून के खिलाफ सजा ना लिखी गई हो।
तो दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या कर रहे थे, कानून लिख रहे थे। एक तरफ संविधान लिखा जा रहा था और दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर साहब क्या कर रहे थे, कानून लिख रहे थे। भाई अगर इस आर्टिकल का वॉयलेशन करता, उल्लंघन करता कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको क्या सजा दी जाएगी। तो दूसरी तरफ कौन लिख रहा था कानून, डॉक्टर भीमराव। तो इन्होंने हमारे मरे हुए संविधान में जान डाल दी, ठीक है। तो मरे हुए संविधान में जान डाल दी थी और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक माना, ठीक है। तो क्या माना गया है इन्हें, संविधान का जनक, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न मनु। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, मॉडर्न मनु, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर साहब को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। अब मॉडर्न मनु क्यों कहा जाता है, देखो इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल तो स्टडी नहीं की, लेकिन एक आधा अंश मैंने पढ़ा था। तो देखो मनु जो थे आप जानते हैं प्राचीन समय के, एंशिएंट समय पर, और मनु ने एक मनु स्मृति लिखी, ठीक है ना, मनु स्मृति एक उस समय का छोटा सा, प्राचीन समय का छोटा सा एक संविधान था। और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि अगर कोई ब्राह्मण सड़क से जा रहा हो, ठीक है, और उस ब्राह्मण के ऊपर किसी शेड्यूल कास्ट की और छाई पड़ जाए तो उसको कम से कम भाई साहब 100 घड़ों से नहाना चाहिए, तब जाके उस ब्राह्मण का शुद्धिकरण। तो बी आर अम्बेडकर साहब तो आप जानते हैं बैकवर्ड क्लास के लीडर थे देश में। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसा संविधान है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, भेदभाव करना सिखाता है, तो ऐसे संविधान को भाई साहब मैं मानता ही नहीं। और उन्होंने उसी दिन संवैधानिक सभा के अंदर उस मनुस्मृति को उठा करके भाई साहब आग लगा दी और कहा कि आज से मैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट हूं। तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो याद रखिएगा चीज भी, और इसीलिए इन्हें मॉडर्न मनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडर्न मनु। पुराने मनु की ख्यालात कुछ और थे, इनके कुछ और थे, तो मॉडर्न मनु इसलिए कहा जाता है इनको। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब पैदा हुए थे तो हिंदू थे, क्या थे, हिंदू थे। और जब इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस समय क्या थे, ये बौद्ध थे, याद रखिए, बौद्ध थे। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन जाते हैं एग्जामिनेशन में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिस समय मृत्यु हुई थी तो उस समय कौन से धर्म का पालन करते थे, तो बौद्ध। जब पैदा हुए थे तो क्या थे, हिंदू, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए अब बात आती है संविधान को बनाने की, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था। हालांकि 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं वो लोग और भारत 15 को क्यों मनाता है, हुए तो एक ही दिन थे, हुए तो एक ही दिन थे आप जानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखो मान लो हमारा जो इंडिपेंडेंस फील आया था ना इंग्लैंड की तरफ से, उसमें हमें 14 तारीख की रात को 12 बजे आजादी मिली, ठीक है। 14 की रात 12 बजे, मतलब 14 की रात को 12 बजे 15 हो जाती है, आपको पता है डेट चेंज हो जाती है, रात को 12 बजे 15 हो जाती है ना। तो भारत तो 15 को बनाता है, लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान का जो टाइम पीरियड है वो आधा घंटा पीछे है इससे, इंडिया से। तो उस समय पाकिस्तान की घड़ी में 11:30, जब भारत में 12 बज के वो बिल लागू हो चुका, तो इसलिए पाकिस्तान 14 तारीख, ठीक है। ये हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, ये चीजों अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए उनका 14 तारीख को था, हमारा कितना होता है, हालांकि पाकिस्तान में भी 2 साल तक अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की मनाया, ठीक है। लेकिन जब थोड़े से समझदार लोग आए वहां पर, उन्होंने कहा नहीं यार, हमारे यहाँ पे जो टाइम जोन है वो पीछे आधा घंटा, और जिस समय भारत आजाद हुआ 12 बजे और हम भी आजाद हुए तो उस समय हमारे यहाँ 11:30 बजे थे, लेकिन हमारे यहाँ दिन था 14 तारीख का, तो इसलिए उन्होंने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बन गई ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुछ ड्राफ्ट, ठीक है, अब संविधान को बनाने का काम शुरू किया। अब संविधान जैसी चीज एक दिन में तो बन नहीं सकती और एक बार में भी नहीं बन सकती, ठीक है। संविधान को बनाने के लिए कुछ प्रारूप पेश किए गए, कुछ ड्राफ्ट पेश किए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुछ ड्राफ्ट, या आप हिंदी में कह सकते हैं प्रारूप बना, प्रारूप यानी कि संविधान की रफ कॉपी, ठीक है, क्योंकि संविधान एक दिन में तो बन ही नहीं सकता, तो कुछ रफ कॉपियां बनाई गई संविधान, ठीक है। तो सबसे पहला प्रारूप 4 नवंबर और 1948
4 नवंबर 1948 को पहला प्रारूप पेश किया गया, इसे रिजेक्ट कर दिया गया और इसमें कई सारे बदलाव करने के लिए वापस इस पर डिस्कशन 10-15 दिन तक, इसके बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया, वापस संवैधानिक सभा की प्रारूप समिति ने दूसरा प्रस्ताव 15 नवंबर 1948 को पेश किया। इस पर भी लगभग कई समय तक, कई महीनों तक इस पर भी क्या चला, इस पर भी कई समय तक जो है वो चला, डिस्कशन चला, लेकिन इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया और बहुत सारे बदलाव करने के लिए वापस। फिर तीसरा और अंतिम प्रारूप 14 नवंबर 1949 को पेश किया गया, 1949, ठीक है ना। तो पहला प्रारूप संविधान का कब पेश किया गया, 4 नवंबर, दूसरा 15 नवंबर और तीसरा 14 नवंबर 1948 को, लगभग एक साल तीसरा प्रारूप, कई सारे बदलाव किए गए, कई सारी बात की गई, 2 बार वापस भेजा गया। कितनी बार, 2 बार वापस भेजा गया, और याद रखिएगा 7,500 से भी ज्यादा बदलाव किए गए, अमेंडमेंट्स, या हिंदी में कह सकते हैं बदलाव किए गए 7,500 से भी। तो 2 बार जो वापस भेजा गया उसमें 7,500 से भी ज्यादा बदलाव, और बदलाव करने के बाद जो 14 नवंबर को 1949 संविधान पेश किया गया, इसे भाई साहब ओके कर दिया गया, डन कर दिया गया कि ये बिल्कुल सही बना, इसमें कोई गलती, ठीक है ना, इसको ठीक कर दिया। अब भाई साहब हमारा संविधान जो था 14 नवंबर 1949 को बन करके तो तैयार, लेकिन इसे अपनाना था, ठीक है ना, इसे अपनाना था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं हमारे देश में 26 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 26 जनवरी और 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, और उस दिन को याद रखने के लिए 12 दिन की छुट्टी दी गई, और जो संविधान 14 नवंबर 1949 को अपनाया जा सकता था, उसे इस दिन ना बना करके और 26 नवंबर 1949 को अपनाया, 1940, ठीक है ना। We adopted our constitution. We adopted our constitution. तो हमने अपना संविधान अपनाया, हमने अपना संविधान अपनाया, तो हमने अपना संविधान अपनाया 26 नवंबर और 1950, हमने अपना संविधान अपनाया, ठीक है। अब इसके बाद 26/11/1949 को हमने अपना संविधान अपनाया, और यही तारीख प्रस्तावना में भी की गई है, प्रियम्बल हम पढ़ते हैं ना, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly constituted India into a sovereign democratic republic and give its citizens to equality, liberty, fraternity, social, economic and political justice, and we the people of constituent assembly adopted the constitution as dated on 26 नवंबर 1949 ना। तो यही डेट प्रस्तावना में भी, ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को। इसके बाद संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक होती है तब 24 जनवरी और 1950। तो 24 जनवरी संविधान बन गया, अपना लिया गया, अब लागू करने की बात। तो 24 जनवरी और 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक होती है, अंतिम बैठक, और इसी दिन संवैधानिक सभा को अंतरिम संसद में बदल दिया, ठीक है ना। इसी दिन क्या किया जाता है, लास्ट मीटिंग, ठीक है, और इस दिन कहा जाता है कि संविधान लागू किया, ठीक है ना। लास्ट मीटिंग में बात होती है कि आज संविधान को देश में लागू कर, जो संविधान बनकर तैयार हो चुका है उसे क्या करते हो, देश में लागू कर। लेकिन फिर से वही 26 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। हालांकि आप जानते हैं कि आतंकवादी भी इसी फिराक में रहते हैं, 26/8 26/11 जैसी हरकतें कर चुके हैं, मुंबई हमला वगैरह आपने सुना होगा 26/8/11 में, ठीक है। तो ये चीजें पहले हो चुकी हैं। तो जो संविधान 24 जनवरी को लागू हो सकता था, फिर से एक दिन की छुट्टी दी गई क्योंकि 26 तारीख को लागू। तो 26 जनवरी और 1950, 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा, संविधान लागू किया, ठीक है ना। तो वी एनफोर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एनफोर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने अपना संविधान किया, ठीक है ना। हमने अपना संविधान जो है लागू किया, याद रखिएगा 26 जनवरी और 1950,
ठीक है ना। तो 26 जनवरी और 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संवैधानिक सभा को अंतरिम संसद, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, संवैधानिक सभा को संवैधानिक सभा को संसद में बदल दिया गया, ठीक है ना। तो संवैधानिक सभा को संसद में बदल दिया इसी दिन, ठीक है। और ये हमारा संविधान बन करके, और याद रखिएगा, लागू किया गया, बन करके तैयार हुआ, बनाया गया, लागू किया। और ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डेट्स करवाई गई है आपको सारी की सारी याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा उस समय पर समय कितना लगा था संविधान को, संविधान बन करके तैयार, ठीक। तो अब बात है समय कितना लगा, टाइम कितना लगा संविधान बनाने में। तो टाइम याद रखिएगा, समय 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, ठीक है ना। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और कुल 11 सत्र, 11 सेशन, ठीक है ना। 11 सत्र, 11 सत्र, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे संविधान बने। और उस समय पे जो पोस्टिंग आई थी संविधान को, पैसा लगा वो लगा था 64 लाख रुपए, 64 लाख रुपए उस समय का पैसा लगा था संविधान बनाने, ठीक है। 64 लाख रुपया संविधान को बनाने में लगा था। और याद रखिएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा, सबसे लिखित, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, क्या कह सकते हैं, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत का संविधान जो है वो याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें याद रखिएगा 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और याद रखिएगा 8 अनुसूचियां की मूल संविधान में था, ठीक है ना, मूल संविधान में। अभी याद रखिएगा अनुच्छेद बढ़ के 450 प्लस हो चुके हैं, ठीक है ना। भाग बढ़ के 22 से 25 हो चुके हैं और अनुसूचियां 8 से 12 हो चुकी हैं, ठीक है ना। 22 से कितने, 25 भाग हो चुके, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। और ये है प्रेजेंटली कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो अब बढ़ करके लगभग 460 के आसपास हैं। 22 भाग थे जो बढ़ करके 25 हो चुके हैं और 8 अनुसूचियां थी जो अभी बढ़ के 12 हो चुकी हैं। और याद रखिएगा 104 अमेंडमेंट एक्ट हो चुके, 104 संशोधन हो चुके, ठीक है, मतलब बदलाव हो चुके हैं संविधान। 104 अमेंडमेंट एक्ट, 104 बार संविधान बदल भी, ठीक है, बनने के, संशोधन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। हालांकि अगर बात करूं मैं संशोधन करने की, तो संशोधन बिल 100 लगभग 26-27 के आसपास 100 बिल पेश किए किए जा चुके हैं संशोधन को लेकर, लेकिन उनमें से जो कानून बने, जो पास हुए से वो 104 ही, ठीक है ना। बिल की बात करें, अब हमें बिल याद नहीं करने होते, जैसे आपने पढ़ा होगा जीएसटी जो कानून बना था वो 101 था, ठीक है ना। जीएसटी जो कानून बना था वो 101 था, ठीक है। और जो जीएसटी लागू बिल था वो 122वां बिल, ठीक है। तो बिल नहीं हमें याद करने होते, बिल तो कानून बना नहीं बना वो मैटर नहीं है, जो कानून बन गया वो डिपेंड करता है, वो काउंट होता है एक्ट में, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी चीज कानून नहीं बनती तब तक वो संसद में बिल के रूप में पढ़ी जाती है, विधेयक के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन,
तो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा यूएसए या फिर एक कंट्री और आती है मोनाको। और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं आते, दोनों में से एक ही ऑप्शन। देखो यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। लेकिन 7 अनुच्छेद ऐसे हैं कि हमारे 300 450 के ऊपर भारी है, हमारे 450 के ऊपर भारी है, ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूएसए का संविधान तो ऐसा है ना, ऐसी स्थिति है यूएसए के संविधान की कि भाई साहब कहते हैं कि नाको चने चबाने पड़ते हैं तब भी वहां का संविधान संशोधित नहीं हो पाता, इतना टफ है वहां पे संविधान में संशोधन करना। इंग्लैंड की बात करें तो बहुत आसान है संविधान में संशोधन करना, क्योंकि अलिखित संविधान। भारत की स्थिति बीच की है, ना तो आसान है ना बहुत ज्यादा टफ। लेकिन यूएसए का संविधान संशोधन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कहते हैं लोहे के चने चबाने पड़ते हैं तब भी यूएसए का संविधान संशोधित नहीं हो पाता। ठीक है, तो 7 आर्टिकल है। मोनाको के संविधान में 90 प्लस 100 के आसपास आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि यूएसए के संविधान में 4000 प्लस शब्दों का प्रयोग किया गया है और मोनाको के संविधान में 3800 के आसपास शब्दों का प्रयोग किया गया। तो शब्दों के हिसाब से तो मोनाको का छोटा है और आर्टिकल्स के हिसाब से यूएसए का छोटा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो दोनों ऑप्शन एक साथ मिलेंगे। ठीक, दोनों इकट्ठे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में याद रखिएगा यूएस से मोनाको दोनों ही आ जाते हैं, कहीं कहीं अपनी दोनों ही आ जाते हैं, दोनों। तो ये था भारत का संविधान। अब थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमारे संविधान का नेचर, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है संविधान प्रकृति। तो देखिए विश्व में देशों के संविधान की दो तरह की प्रकृति हो सकती है। एक हो सकता है यूनिटरी, ठीक है, और एक हो सकता है फेडरल। यूनिटरी का मतलब एकात्मक और फेडरल का मतलब संघात्मक। दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यूनिटरी का मतलब होता है जिस देश में सिर्फ एक ही सरकार होती है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? केवल केंद्रीय सरकार, और उसी के हाथ में सारी की सारी पावर होती है, सारी की सारी शक्तियां होती है। ओनली वन गवर्नमेंट, ठीक है ना, केवल एक सरकार होती है देश के अंदर, वही केंद्र है वही राज्य। ठीक है ना, जैसे कि आप सिंगापुर में जाए, सिंगापुर में अगर आपने 40 मिनट कार को चला लिया तो आप मलेशिया में एंटर हो। तो ऐसा जो बड़ा छोटा सा देश है मिनट में जिसकी सीमा दूसरे देश में पहुंच जाती है, तो ऐसे देशों में राज्यों की केंद्र की सरकारें अलग अलग होती है, एक ही सरकार होती है, यूनिटरिज्म। ठीक है ना, फेडरल का मतलब होता है शक्ति किसी एक के पास में, जबकि क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियां बटी हुई। ठीक है ना, शक्तियां बटी हुई हैं, जैसे केंद्र की शक्ति केंद्र के पास, राज्य की राज्य के पास, जिले की जिले के पास, शहर की नगर पालिकाओं के पास, पंचायत की गांव की पंचायत के पास। ठीक है, इसका मतलब है शक्तियां बटी हुई। अब बताओ भारत में कौन सा होगा, यूनिटरी होगा या फेडरल होगा? देखो भारत में ना तो यूनिटरी है ना है। भारत का संविधान जिसे कहा जाता है कैसी प्रकृति का है वो, तो दोनों को मिक्स कर दीजिए और दोनों को मिक्स करके एक वर्ड बनेगा जिसे कहते हैं कॉसी फेडरल। क्या कहते हैं? कॉसी फेडरल। और हिंदी में इसे कहा जाता है अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक का मतलब होता है कि ज्यादातर संघात्मक और कभी कभी एकात्मक। अर्ध यानी कि आधा संघात्मक। और ये नाम हमारे संविधान को दिया है, याद रखिएगा, एक ब्रिटिशर, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था केसी बियारे। एक अंग्रेज थे जिनका नाम था केसी बियारे। इन्होंने हमारे संविधान को ये नाम दिया था कॉसी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक। देखो हम ज्यादातर तो संघात्मक रहते हैं, आपको पता है, ज्यादातर फेडरल रहते हैं। लेकिन जिस समय हमारे देश में आर्टिकल 352 लगाया, 352, 352 का मतलब है नेशनल इमरजेंसी।
राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, जो कि 3 बार लग भी चुका है देश में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग एकात्मक, ठीक है ना, क्योंकि उस समय सारी की सारी पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में चली जाती है, और प्रेसिडेंट वही करते हैं जो कौन करता है, जो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना। तो कौसी फेडरल अर्धसंघात्मक, यानी कि ज्यादातर संघात्मक और कभी कभी एकात्मक, और कभी कभी एकात्मक कब होते हैं, जब देश में 352 लगता है। इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी, जो कि भारत में 3 बार लग चुकी है, 1962, 71 और 75 में, ठीक है। तो उस समय हम एकात्मक हो जाते हैं, ठीक है, कौसी फेडरल। अब टीजीटी आर्ट्स कमीशन 11 मई 2019 का पेपर उठा करके ये क्वेश्चन पूछा, 11 मई 2019 उठाओ और देखो, उसमें दिया गया कि भारत के संविधान का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ऑप्शन में था यूनिटरी, फेडरल, एक ऑप्शन और था, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ। क्या था? नन ऑफ। चौथा ऑप्शन ये था, एक था यूनिटरी, दूसरा फेडरल, तीसरा कुछ और था, मुझे पता नहीं, सोशलिस्ट ऐसे कुछ था, नाम याद नहीं, ठीक है। कौसी फेडरल नहीं था, मतलब क्या नहीं था, कौसी फेडरल नहीं था। तो ऑप्शन में क्या था? नन ऑफ। तो क्या टिक करना था? नन ऑफ दिस। आंसर की भी उठा करके देख लेना, यही आंसर आया है, नन ऑफ, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है ना, इस ऑप्शन को हल्के में मत लीजिएगा, नन ऑफ। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी नन ऑफ दीस में आते हैं, इसी आंसर के, और लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं इस ऑप्शन को, कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं है कि वहां पे मान लीजिए, हाँ, अगर वहां पे मान लो ना तो आपके पास ऑप्शन होता, मान लो ना तो नन ऑफ दीस होता, ठीक है, या नन ऑफ दीस की जगह ऑल ऑफ दीस हो जाता, ऑल ऑफ दीस तो हो नहीं सकता था, उस कंडीशन में आप फेडरल लगा सकते थे, ठीक है ना, उस कंडीशन। लेकिन जब नन ऑफ दीस आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है कि इनमें से तो कोई है नहीं, क्योंकि असली हमारा नेचर क्या है, कॉसी फेडरल, तब आपको नन ऑफ दीस ही टिक करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ता हूं मैं, चलो अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखो, और बस खत्म कर रहे हैं, 5 मिनट और लूंगा मैं आप लोग, और खत्म टॉपिक पूरा, ठीक है? कल से संविधान पढ़ना शुरू कर, बाकी 3 दिन तो आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, फिर कल पढ़ेंगे कुछ पार्ट 1 वगैरह। नोट करके कुछ पॉइंट लिख दिया, कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स। तो हमने अपना संविधान किस दिन अपनाया, एडॉप्टेड किस दिन किया, अगर ऐसा क्वेश्चन है, एडॉप्टेड अपनाया किस दिन, तो क्या करोगे, 26 नवंबर 1949। एनफोर्स लागू किस दिन किया, आप हो गए 26 जनवरी, और 1950 को संविधान लागू किया, ठीक है, चलो। इसके अलावा आप याद रखोगे, नेशनल एंथम किस दिन अपनाया गया, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम पहली चीज याद रखेगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है, जिसे गाने में कुल समय लगता है 52 सेकेंड, ठीक है ना, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जो कि क्या है, जन गण मन, ठीक है, क्या है नेशनल एंथम हमारा, जन गण मन। जन गण मन के को रचिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, 52 सेकेंड इसे गाने में लगते हैं, और इसे अपनाया गया है 24 जनवरी और 1950, तो 24 जनवरी और 1950 को अपनाया, ठीक है। फिर आता है नेशनल सॉन्ग, जो कि है वंदे मातरम, जो कि है वंदे मातरम, किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसे गाने में समय लगता है 65 सेकेंड, ठीक है, और इसे भी 24 जनवरी और 1950 को अपनाया गया है एज अ राष्ट्रीय गीत, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। इसके बाद नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, जो कि हमारा ट्राई कलर फ्लैग है, जिसे आप बोलते हो तिरंगा, या इंग्लिश में कहेंगे ट्राई कलर फ्लैग, ठीक है ना, नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो ये किसने डिजाइन किया, तो इसके डिजाइनर है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया इसके डिजाइनर हैं, जिन्होंने इस झंडे को डिजाइन किया है, ठीक है ना। और जैसे कि आप जानते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशो 3:2 होता है, 2 होता है, 3 रंग है इसमें, है ना। केसरिया रंग आपको पता है बलिदान का प्रतीक है, श्वेत शांति का, और हरा हरियाली का, बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, ये सारे क्वेश्चन तो पता है। नीले रंग का चक्र होता है, गहरे नीले रंग का, अब ये क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। और इसे बनाया गया किस दिन, याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947, इसे ऐसा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था,
22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। सिंबल पूछा जाता है कई बार, सिंबल क्या था संवैधानिक सभा का सिंबल, संवैधानिक सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, संवैधानिक सभा का प्रतीक चिन्ह तो याद रखिएगा एलिफेंट, एलिफेंट। हाथी संविधान सभा का क्या था, तो सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और, ठीक है। तो देखिए हमारा संविधान, जो संविधान मेकर्स ने लिखा था वो बड़ी ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा था, तो सुंदर सुंदर संविधान लिखने के लिए कैलीग्राफर्स, ताकि वो सुंदर सुंदर क्या लिखे, संविधान को लिखे सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो 2 कैलीग्राफर बुलाए गए, हिंदी में लिखने के लिए और एक इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखा था किसने संविधान सुंदर हैंडराइटिंग, तो प्रेम बिहारी राय साहब ने, प्रेम बिहारी रायजादा ने, ठीक है ना। और हिंदी में लिखा था किसने, तो हिंदी में लिखा था गोपाल कृष्ण वैद्य, गोपाल कृष्ण वैद्य ने, गोपाल कृष्ण वैद्य ने, ठीक है, हिंदी में लिखा। तो 2 कैलीग्राफर्स बुलाए गए थे संवैधानिक सभा के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हो चुका है आपका कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से। चलिए ऑल क्लियर थे डेटा जी, कह रहे हैं नो डाउट। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग आपसे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे, बाकी इवनिंग में लगेगी आप लोगों की स्पीच।